सारा अपने दो भाइयों अहमद और सलीम और अपने बाप सागर के साथ घर में रहती थी। उसके भाई बहुत शरारती थे। वो सारा को बहुत तंग करते थे। सारा के बाप की दो दुकानें थी जो उसके भरोसामंद आदमी चलाते थे। सारा की एक हैप्पी फैमिली थी। एक दिन सारा के दोनों भाइयों ने जेलम जाने की जिद की। सारा के बाप ने कहा ठीक है, हम इतवार को जाएंगे। सारा के दोनों भाइयों बहुत खुश थे कि हम इतवार को घूमने जाएंगे। इतवार वाले दिन सारा का बाप सबको गाड़ी में लेकर सफर पर रवाना हुआ। सारा अपने बाप के साथ फ्रंट सीट पर और अहमद और सलीम पीछे बैठे थे। वो बातें कर रहे थे। सारा ने कहा पापा, क्या आप कभी जेलम गए हो? पापा ने कहा नहीं, मैं भी पहली दफा जा रहा हूं। ये तुम्हारे दो भाइयों की वजह से। हम सब वहाँ खूब लुत्फ उठाएंगे। वहाँ बहुत खूबसूरत वादियां हैं, सब्ज़ार है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो गाड़ी चला के आगे जा रहे थे। बहुत रात हो चुकी थी कि अचानक उनकी गाड़ी पंचर हो गई। सारा के बाप ने गाड़ी संभाली और एक तरफ ब्रेक लगा दी। गाड़ी की स्पीड तेज ना होने की वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया। सारा के पापा गाड़ी से बाहर निकले और देखा तो आगे वाला टायर पंचर था। उसने देखा कि आगे एक बस्ती है। वो पैदल आ गया। उसने देखा कि गांव में बहुत सन्नाटा है। उसने एक घर पर दस्तक दी। अंदर से एक आदमी बाहर आया। सागर ने हाथ मिलाया और कहा मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मैं जेलम की तरफ जा रहा हूं। अगर आपकी बस्ती में कोई पंचर वाले की दुकान है तो बता दें। आदमी ने कहा दुकान तो है, मगर इस वक्त कारीगर नहीं मिलेगा। वो किसी काम से शहर गया है। आप ऐसा करें कि यहाँ से आगे थोड़ी दूर एक होटल है, आप रात वहां गुजार लें। कल सुबह कारीगर भी आ जाएगा। आपकी गाड़ी आप गाड़ी ठीक करा कर चले जाना। सागर ने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। वो वापस अपने बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि कारीगर अभी नहीं मिला, वो किसी काम से शहर गया है, इसलिए आज रात हमको इसी गांव में गुजारनी पड़ेगी। उसने बच्चों को अपने साथ लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें एक होटल दिखाई दिया। वो अंदर गए तो काउंटर पर एक आदमी था। तारा के पापा ने कहा हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए। काउंटर पर खड़े आदमी ने उनका नाम पता लेकर और कमरे की फीस लेकर उन्हें कमरे की चाबी दे दी। वहां दो आदमी और काउंटर पर खड़े थे। आदमी ने कहा ये आपको आपके कमरे तक छोड़ आएंगे, अपना सामान इन्हें दे दें। चारों ने अपना सामान उन दोनों आदमियों को पकड़ाया और उनके पीछे चलने लगे। उन दोनों आदमियों ने उनको कमरा दिखाया और चुपचाप वापस चले गए। सारा के पापा को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गए। सारा को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरा से बाहर निकली तो उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा सारा की तरफ बढ़ने लगा। वो सारा के पास पहुंच गया। सारा ने कहा कहाँ कहाँ के हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे माँ बाप मर गए हैं। सारा ने कहा हो, रो ना, तुम ये बताओ अब तुम किसके साथ रहते हो? इतने में एक आदमी वहां आया और बच्चे को पकड़ दिया और कहा ये बच्चा मेरा भांजा है। इसके माँ बाप एक हादसा में फौत हो गए हैं। तब से ये थोड़ा सा पागल पागल रहता है। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस आदमी ने जल्दी से उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा और उसे उठाकर ले जाने लगा। बच्चा ऊ कर रहा था और सारा की तरफ हाथ कर रहा था। सारा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, फिर भी उसने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो अपने कमरा में चली गई। वो वॉशरूम की तरफ गई। उसने शीशा देखा कि उस पर लाल लकीरें हैं। वो घबरा गई। जब उसने गौर की तो वो लकीरें ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे पेंट से बनी हो। उसने अपनी उंगली उस शीशे पर लगी लकीरों पर मारी
और उसने अपनी उंगली नाक के करीब की तो वो सुर्खी थी। वो वॉशरूम में से बाहर निकली। उसने गुस्से से अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा तो वो हंसने लगी। अब उसने अपने भाइयों को कान से पकड़ लिया और कहा, आगे से ऐसा मजाक मत करना वरना मैं तुम्हें मारूंगी। तुम दोनों को चलो, अब सो जाओ जाकर। और मैं भी सो रही हूँ। वो सब सो गए। सुबह हुई तो सारा ने देखा कि पापा नहीं है। उसने अपने दोनों भाइयों को उठाया और बाहर नहीं है पापा। चलो हम जाकर उन्हें ढूंढते हैं। वो तीनों नीचे गए तो काउंटर पर कोई नहीं था। वो होटल से बाहर निकले और जहां उनकी गाड़ी पंचर हुई थी उस तरफ बढ़ने लगे। सारा ने देखा कि पूरा गांव में सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, कहीं कोई औरत ना थी। उतने में पीछे से सारा ने गाड़ी की आवाज सुनी। सारा और उसके भाइयों ने पीछे देखा तो गाड़ी में उनके पापा थे। सागर ने उनको अपने साथ लिया और गाड़ी मोड़कर होटल के पास ले आया। सागर ने कहा, चलो बच्चों अपना सामान लो, ले आओ। सारा और उसके दोनों भाइयों ने होटल से अपना सामान उठाया और गाड़ी में रखा और फिर से अपनी मंजिल की तरह रवाना हो गए। सागर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। सारा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अहमद और सलीम भी चुपचाप बैठे थे। सागर को यह कुछ दुरुस्त ना लगा। उसने सारा से पूछा, बेटा क्या हुआ है? सारा ने आस्था से जवाब दिया, पापा वो मेरे कंधे। सागर ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे कंधों को? उसी वक्त उसे पीछे वाली सीट से तेज तेज सांसों की आवाजें आने लगी। सागर ने पीछे मोड़कर देखा तो अहमद और सलीम की आंखें लाल हो गई थी। सागर घबरा गया। सागर ने कहा, क्या हुआ है तुम दोनों को? लगता है तुम्हारी सेहत बहुत खराब है। मैं जल्दी से आसपास कोई अस्पताल ढूंढता हूं। जब सागर अपनी गाड़ी पर नक्शा देखता है तो वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक जंगली इलाके में थे और आगे बहुत दूर तक कोई आबादी नहीं थी। बस उनके नजदीक एक छोटी सी झूंपड़ी आने वाली थी। सागर ने कहा, नहीं, अब ये ही देखना बाकी रह गया था। सागर ने आगे देखा तो कोई जानवर गुजर रहा था। उसने फौरन ब्रेक लगा दी। गाड़ी उस झूंपड़ी के पास रुक गई। उसने कहा, शुक्र है खुदा का, ब्रेक टाइम पर लग गई। सागर ने पीछे देखा तो उसके दोनों बेटे गाड़ी में नहीं थे। उसने कहा, अब ये कहाँ गए दोनों? उसने जब आगे देखा तो वो दोनों सर झुकाए हुए गाड़ी के आगे खड़े थे। सागर ने कहा, यह कैसा मजाक है? एक तो तुम दोनों की सेहत खराब है और तुमको शरारतें सूझ रही हैं। चलो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाओ। लेकिन उन दोनों को कोई असर नहीं हुआ। सारा ने कहा, तुम दोनों को पप्पा की बात क्यों नहीं मान रहे? सागर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल कर आया। सागर ने उनकी तरफ बढ़ने लगा। सागर जब उनके पास गया तो उसने उन दोनों को हाथ लगाया। सलीम की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। सलीम ने सागर को धक्का दिया। सागर उछलकर सड़क के पास तामीर झूपड़ी के दरवाजे में जाकर लगा। झूपड़ी का दरवाजा टूट गया। उस झूपड़ी में एक सफेद सूट पहने हुए एक बुजुर्ग रहता था। उसका चेहरा रोशन था और बड़ी बड़ी छोड़ी थी। उसने सागर को पकड़ा और चारपाई पर बिठाया। उसको पानी दिया और दोनों लड़कों की तरफ बढ़ने लगा। उसने करीब जाकर कहा, छोड़ दो उन दोनों लड़कों को, चले जाओ अपनी बस्ती में वापस। वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि हम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। हमने 50 साल कबल तुझे छोड़ दिया था, इतना काफी नहीं था? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, वो तो मेरे दादा ने मुझे बचा लिया था, वरना तुम चेतन किसी को छोड़ने वाले। अब मैंने अपने दादा से तालीम ले ली थी। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस बुजुर्ग ने मुंह में कुछ पड़कर फेंक दिया। वो दोनों लड़के उसे वक्त बेहोश होकर गिर पड़े। उस बुजुर्ग ने उन दोनों लड़कों के बाजुओं पर एक धागा बांध लिया। गाड़ी के अंदर सारा की चिल्लाने की आवाज सुनी तो बुजुर्ग उसके पास गया तो उसने कहा, नहीं,
ये नहीं होना चाहिए था। सारा बहुत ज्यादा चीखने लगी। बुजुर्ग उसके पीछे हट गया। उस वक्त सारा के दोनों भाइयों को भी होश आ गया। सारा के बाप सागर भी खुद को संभालने हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सारा के पापा उस बुजुर्ग आदमी के पास आए और कहने लगे, बाबा जी, इन तीनों को क्या हुआ था और ये कैसी बातें कर रहे थे? बुजुर्ग ने कहा कि इन पर जिन्नात हावी हुए थे। ये जिन्नात की पूरी बस्ती है जिसका ये तीनों शिकार हुए हैं। ये बात उस वक्त ही है जब मैं एक 16 साल का बच्चा था। मैं अपने दादा के साथ यहाँ रहता था। मेरे दादा लोगों को जिन्नात से बचाते थे। एक दिन मैं खेलता खेलता उस बस्ती में चला गया। वहां मैंने 3 बच्चे देखे जो सड़क पर खड़े खेल रहे थे। मैंने उनके पास गया और उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैंने उनके साथ खेलने लगा। उन्होंने कहा, हम कसाई हैं और तुम और तुम्हारे साथ और भी लड़के होंगे। तुम सब जानवर हो। हम तुम सबको काट कर खा लेंगे। मैंने ऐसा खेल पहली बार कभी नहीं खेला था। मैं तैयार हो गया। मैंने देखा कि वो बच्चे बच्चों की गर्दनें काट काट रहे थे और खून बह रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने कहा, ये खेल तो नहीं, ये तो सच में गर्दनें काट रहे हैं। मैं डर के मारे रोने लगा। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन कुछ खौफजदा करने वाले चेहरों ने मुझे रोक लिया। मुझे अपने दादाजी की बात याद आई कि जब तुम्हें कोई भूत पकड़ ले तो तुम आयत कुर्सी का विद करना, फिर कोई चीज तुम्हारे करीब नहीं आएगी। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और वहां से भागने लगा अपने घर की तरफ। जब मैं घर गया तो मेरे दादा ने मुझे पकड़कर गले लगाया और कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। दादा ने मुझे अपने पीछे किया और दरवाजे की तरफ एकदम से गुस्से से बोलने लगे, कौन हो तुम दोनों और मेरे बेटे के पीछे क्या कर रहे हो? मैंने पीछे से देखा, दरवाजे पर कोई नहीं था। मेरे दादा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुमको पत्थर का बना दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे कौन है। मैंने दादा की तरफ देखा तो दादा का गुस्सा कम होने लगा था। मैंने कहा कि दादा, आप किससे बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, किसी से नहीं। चलो अब तुम खाना खा लो। मैंने खाना खाया और बाद में दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने मुझे प्यार किया और बाद में अगले ही दिन से मुझे इल्म देने लगे। सागर ने कहा कि अब तो आपके पास भी इल्म है, आप हमारी मदद करें, मेरे बच्चों को बचा ले। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हारे वक्ती तौर पर मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे बच्चे एक शीशे की मदद से उन जिन्नात पर फिर काबू में आ जाएंगे। तुम्हें खुद ही उन जिन्नात की बस्ती में जाना होगा और वहां से वो शीशा लाना होगा। फिर मैं एक अमल करके उस शीशे को खत्म कर दूंगा। और ये लो धागा, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा कोई जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सागर वो धागा अपनी कलाई पर बांध लेता है और कहता है कि मैं और मेरे दोनों बेटे उस बस्ती में जाएंगे। सारा आपके पास यहीं रहेगी। सारा गाड़ी में बेटी कहती है कि नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। सारा के पापा कहते हैं, नहीं, तुम्हारी सेहत आगे खराब है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। सारा कहती है, नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। सारा के पापा किसी तरह मान जाते हैं। बाबा जी सारा के बाजू पर भी धागा बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस्ती में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं बस्ती के बाहर में अमल जारी कर दूंगा। जब तुम मेरे तक शीशा पहुंचाओगे मैं उसी वक्त उसको तबाह कर दूंगा। सागर अपने दोनों बेटों और बाबा को गाड़ी में बैठने का कहता है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। सागर गाड़ी ब्रेक करता है और दोबारा पीछे उसी बस्ती की तरफ चलने लग पड़ता है। जब वो बस्ती के करीब पहुंचता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां वहां तो किसी बस्ती का नाम व निशान भी नहीं होता। वो हैरानी से बाबा की तरफ देखता है।
बाबा मुस्कुरा रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बस यही गाड़ी रोक दो। सागर गाड़ी रोक लेता है। बाबा गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सागर और उसके दोनों बच्चे भी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। सारा भी बाहर निकल आती है, लेकिन उसके दोनों कंधों में अभी भी दर्द हो रहा होता है। रात काफी हो जाती है। बाबा अपने चूल्हे से एक खोपड़ी बाहर निकालता है। सागर को कहता है, बाबा ये किस लिए है? बाबा कहता है, बेटा खामोशी से सब बस खड़े रहो। बाबा अपने चूल्हे से एक चाकू निकालते हैं, खोपड़ी को जमीन पर रख देते हैं और चाकू से अपनी एक उंगली कट करते हैं। उंगली से निकलने वाला खून खोपड़ी पर गिरा देते हैं और कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त वो बस्ती सबके सामने आ जाती है, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं होती। उसमें हर तरफ आग लगी होती है और सामने भयानक शक्ल वाले जिन्न उनकी तरफ घूर रहे होते हैं। बाबा जी कहते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अपना धागा मत उतारना, वरना ये तुम्हें पकड़ लेंगे। और ये जो आग है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर तुम सुबह होने से पहले शीशा ले आए तो तुम बच जाओगे, वरना तुम भी उस बस्ती में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे।